असलामुअलैकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 15 अप्रैल 2026 है। बुध का दिन है। गुज़श्ता 40-50 दिन से हमारी जो कहानी चल रही है, इस कहानी के जो हमारे हीरो हैं और विलन हैं, एक ही शख्स इसका हीरो भी है, एक ही शख्स इसका विलन भी है, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। वो हैं तो इतने अनप्रडिक्टेबल हैं और प्रिडिक्टिबली अनप्रडिक्टेबल हैं कि किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं जो दुनिया को हैरान परेशान कर दे। मगर उनकी तमाम तर इस अनप्रडिक्टेबिलिटी के बावजूद जो सीज फायर उन्होंने कायम किया है ईरान के साथ 15 दिन का, जिसका कुछ पता नहीं किस वक्त ख़त्म हो जाए, उस सीज फायर का एक नतीजा ये निकला है। और बावजूद इसके कि उन्होंने इस सीज फायर के दरमियान में एक एक्ट ऑफ वॉर भी कर दिया है जब उन्होंने ईरान का नेवल ब्लॉकेट शुरू किया, मगर इसके बावजूद इसका एक नतीजा ये निकला है कि गुज़श्ता 48 घंटों में ही इससे ज़्यादा जो खबरों में एक इंतहाई दर्जे की इंटेंसिटी थी, हर 6-6, 7-7, 8-8 घंटों के बाद हमें एक नई खबर मिलती थी, फिर उसके ऊपर हमें एक बहुत सेंसेशनल ताबड़तोड़ किस्म का एनालिसिस मिलता था, उस इंटेंसिटी में, उस फ्रीक्वेंसी में बहुत कमी आ गई। लेकिन इस इंटेंसिटी और इस फ्रीक्वेंसी के कम होने का एक नतीजा ये निकला है कि हमें कुछ आगे पीछे देखने सुनने का मौका मिला है। और जब हमने आगे पीछे निगाहें दौड़ाई इस आलम सुकून के अंदर, तो हमें ये समझ आई कि वो जो लोग प्रिडिक्ट करते थे, प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर या रॉबर्ट पेप और बहुत से लोग जो प्रिडिक्ट करते थे कि दुनिया की बैलेंस ऑफ पावर में एक तब्दीली आ जाएगी इस अजीबोगरीब जंग की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर इम्पोज की है, वो तब्दीली अब बड़े वाशगाफ तरीके से, बड़े विजिबल तरीके से हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। जब हम देख रहे हैं कि दुनिया की इम्पोर्टेंट की लीडरशिप जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बीजिंग और चीन पहुंच रही है, और चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं वो अब दुनिया को एक शहंशाह के तौर पे नज़र आ रहे हैं। जहां दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को देखती है कि उनकी शख्सियत तोड़ फोड़ का शिकार है, हैजान का शिकार है, उनकी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, उनका कोई ट्रस्ट नहीं है, वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। वहीं दुनिया चीन के सदर शी जिनपिंग को एक मजबूत, एक काम, एक कंपोज्ड, एक ठहरी हुई शख्सियत की हैसियत से देख रहे हैं। उन्हें अब एक बैलेंसर, दुनिया के सिस्टम में एक बैलेंसर ऑफ पावर के तौर पे उन्हें देखा जा रहा है। ये ग्लोबल शिफ्ट ऑफ पावर है जो अब विजिबल होने लग गई है। इसकी बहुत सी तफसीलात कुछ पिक्टोरियल तरीके से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये खासी इंपॉर्टेंट चेंज है। आप ये देखिए कि इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, गुज़श्ता 48 घंटों में, बल्कि आप कह लें कि 24 या 36 घंटों का सीन बीजिंग का ये है कि स्पेन जो यूरोप की चौथी पांचवी बड़ी ताकतों में जिसका शुमार होता है, उसके प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज भी बीजिंग में थे। जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, वो भी इसे कहते हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं शी जिनपिंग से मिलने के लिए। और रूस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरेव जो हैं वो भी बीजिंग के अंदर मौजूद हैं। अब सैंचेज जो हैं वो वहाँ पर चीन में ज़ाहिर है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अखबारी रिपोर्टर्स से, नुमाइंदों से, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर दुनिया को इस क्राइसिस से कोई निकाल सकता है और तमाम दुनिया की निगाहें अगर देख रही हैं तो वो बीजिंग की तरफ देख रही हैं और चीन की तरफ देख रही हैं। जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, वो वहाँ पे क्या करने के लिए आए हुए हैं? वो बीजिंग में आए हैं वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की बात करने के लिए, एनर्जी कॉपरेशन की बात करने के लिए। उन्होंने इससे पहले अपना सारा वजन उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पलड़े में डाला हुआ था। अब उनका एहसास हुआ है कि उनके तमाम मसाइल का हल जो है वो अमेरिका के सदर के पास नहीं है, वो अपना हल ढूंढने के लिए बीजिंग में वहाँ के नए बादशाह के पास पहुँचे। सर्जी लेवरेव जो है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, वो वहाँ क्या कर रहे हैं? वो शी जिनपिंग को ऑफर कर रहे हैं कि हम आपका इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का क्राइसिस है, जब आपको तेल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, तो हम आपका एनर्जी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको तेल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे पहले गुज़श्ता चंद हफ्तों में जर्मन, यूरोप की सबसे बड़ी जो जमी हुई इकॉनमी है, जर्मन इकॉनमी, वहाँ के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो हैं वो भी शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे देखी। उन्होंने भी देखा कि कैसे ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनके साथ ही उन्हीं दिनों में जब वो पहुंचे तो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर सर स्टामर जो हैं वो भी शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन पहुंचे। और मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि गुज़श्ता 48-72 घंटों में ताइवान की सबसे इंपॉर्टेंट अपोजिशन लीडर कुओमिंतांग पार्टी के एमटी की जो लीडर हैं, जो फाउंडिंग पार्टी है जिसने बनाया था ताइवान को चीन से अलग, वो भी वहाँ पहुँची हैं खैर सगाली के तौर पे। वो भी बेहतर ताल्लुकात चाहती हैं और वो समझती हैं कि टेंशन्स को कम करना चाहिए। अब ये जो शहनशाह है, इससे दुनिया देखती है कि ये कूल है, ये कैलकुलेटेड है, ये कंपोज्ड है, ये कम बोलता है, बहुत ही कम बोलता है। लेकिन इस हफ्ते
ये जो शहनशाह, अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता था कि जो पुराना तासुर था 17वीं 18वीं सदी तक, वो चीन का एक मिडिल किंगडम का तासुर होता था, जिसमें तमाम दुनिया जो है वो चीन के एम्परर्स के आगे पीछे घूमती थी। और ये एम्परर्स जो हैं ये बोलते बहुत कम थे, ये सुनते बहुत ज़्यादा थे, इनमें ख़ास किस्म की ताकत थी, वक़ार था। और ये सारा का सारा जो इंपीरियल ऑर्डर था वो 1839 के बाद कोलैप्स करने लग गया, जब ब्रिटेन ने चीन के ऊपर ओपियम वॉर्स इम्पोज की थी। लेकिन अब वो चीन जो इंपीरियल चीन था, जिसमें ठहराव था, जिसकी तरफ सारी दुनिया देखती थी, जिसके दरबार में दुनिया भर के बादशाह आया करते थे, वो चीन दोबारा से हमें रिसरेक्ट होता नज़र आ रहा है। और इसको रिसरेक्ट तो ये हो ही रहा था गुज़श्ता 10 15 20 बरस से। लेकिन अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के हैजान ने इस इंपीरियल चीन को खड़ा करने में बहुत रोल प्ले करना शुरू कर दिया। और इस हफ्ते अब से गुज़श्ता 24 36 घंटों में पहले ये एम्प्रर बोला है पहली दफ़ा। 6 हफ्तों तक खामोशी के बाद शी जिनपिंग ने पहली दफ़ा लबकुशाई की है, जब उन्होंने नेवल ब्लॉकेड जो कर रखा है इस वक्त अमेरिका ने ईरान का, उस पर उन्होंने कहा है कि ये नेवल ब्लॉकेड जो है ये कयास है, ये एक जंगल लॉ है, इस सूरत हाल को जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए। ये शी जिनपिंग के अपने अल्फाज हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री तो ठीक है वो बोलती ही रही है, लेकिन अब शी जिनपिंग ने पहली दफ़ा इस नेवल ब्लॉकेड के हवाले से बात की है। जिसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एनालिसिस अपने फ्रंट पेज के ऊपर पब्लिश किया है, जो एनालिसिस ये कहता है कि जो ब्लॉकेज है ईरान का, दैट रिस्क क्रिएटिंग दैट रिस्क दी दतनते दतनते विद चाइना, ये चाइना के साथ जो हमारी एक पीसफुल एकोमोडेशन बनी हुई थी ट्रेड के इश्यूज में, वो यहाँ पे हमें ख़तरे में पड़ती नज़र आती है। ख़ास करके जब से अब से चंद हफ्तों के अंदर मई के महीने में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन आना है शी जिनपिंग से मिलने के लिए। इससे पहले उनकी ये मुलाकात 31 मार्च को होनी थी, 31 मार्च से 2 अप्रैल तक। फिर इसे उन्होंने डिले कर दिया। डिले उन्होंने इसीलिए किया कि वो ईरान के साथ जंग में फंसे हुए थे। अब जाहिर है कि उनको जंग ख़त्म करनी है, उनको यहाँ पे आना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इन दोनों बादशाहों की या शहनशाहों की, जिन्होंने मिल के अपनी ट्रेड के मामला जो हैं और दुनिया की बाकी सारे मामला जो हैं उनको उन्होंने सेटल करना है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता चंद घंटों में अमेरिकन सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ये दावा किया है, उन्होंने ये क्लेम किया है, वो तमाम अमरीकी अखबारात की हेडलाइन है कि हमने 48 घंटे के बाद तमाम तर ऑपरेशनल कंट्रोल हमने संभाल लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर और गल्फ ऑफ ओमान में। और हमने ईरान की जितनी मैरीटाइम ट्रेड थी, जितने उनके ईरान के बहरी जहाज़ खा वो तेल कैरी करते हों या कुछ और कैरी करते हों, जो ईरान के पोर्ट्स पे कॉल अपॉन करते हैं, हमने उनका रास्ता रोक दिया है। और गुज़श्ता 24 घंटे में वो कहते हैं कि उन्होंने 9 जहाज़ों को वापस कर दिया है। उनको उन्होंने चेक किया है या उनको रेडियो सिग्नल किए हैं, उनको उन्होंने हमें जो है वापस कर दिया। अब इसका एक दूसरा पहलू ये है, ये मैंने चेक किया है कि मैंने फिर उसको एआई वगैरह से भी चेक किया है कि क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की, तो उससे पता चलता है कि खाली यही जहाज़ नहीं रुके, जीसीसी की जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से बाहर निकल के गल्फ ऑफ ओमान से सऊदी अरब के जहाज़ों ने निकलना है, कुवैत के जहाज़ों ने निकलना है, बहरीन के जहाज़ों ने निकलना है, कतर के जहाज़ों ने निकलना है, मुत्तहिदा अरब अमारात के जहाज़ों ने निकलना है। वो खासी अरसे से नहीं निकल सके थे। लेकिन इस ब्लॉकेड के नतीजे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि ईरान की ट्रैफिक को हम रोक देंगे, बाकी मुल्कों की ट्रैफिक शायद वहाँ से निकल सकेगी, वो ट्रैफिक कोई रिज्यूम नहीं हो सकी। जैसे कि एक दो पिछले वीलॉग्स में मैंने इसका एनालिसिस किया था कि अगर उस ट्रैफिक को डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि उन्होंने क्लेम किया था, वो क्लेम करते ही रहते हैं कि वो ट्रैफिक रिज्यूम होगी, वो ट्रैफिक रिज्यूम नहीं हो सकी। हालांकि आईआरजीसी ने कोई वायलेंट एक्शन किया नहीं है, लेकिन खौफ इतना है कि कोई भी जो शिपिंग कंपनी है जो वहाँ से तेल लेकर आती है जीसीसी कंट्रीज़ का, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश जो है नहीं की। इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका ये नतीजा निकल रहा है कि जो थोड़ा बहुत ईरान का तेल हिंदुस्तान और चीन के लिए या कोरिया या जापान के लिए उसने यहाँ से निकलना था, या पाकिस्तान के लिए उसने निकलना था, वो भी जब बंद हो जाएगा तो इंटरनेशनल ऑयल एंड एनर्जी मार्केट्स में इसकी शदीद कमी महसूस होने लग जाएगी। फिर रेट का क्या होगा? लेकिन एक एनर्जी रेट तो चले जो होगा उसका होगा, लेकिन एक एनर्जी क्राइसिस में इजाफा होता चला जाएगा। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल प्यारे पाकिस्तान से ले लें, जहाँ पर गुज़श्ता मेरा ख्याल 24 36 घंटों में हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि उनके पास चूँकि ऑयल एंड एलएनजी की कमी हो गई है, इसलिए अब वो 2 2 घंटे की कम अज़ कम शॉर्टेज करेंगे, पीक टाइम्स के दरमियान में लोड शेडिंग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। बिकॉज पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बड़ी परसेंटेज में उनकी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, एलएनजी के ऊपर डिपेंडेंट है। कतर ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम लोड शेडिंग करेंगे। तो भाई खासी कोहराम की सी वहाँ पे सूरत हाल है, लोगों की चीखें जो हैं इस हवाले से निकली हुई हैं। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में जब आप ये तस्करा सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत में कोई शायद
एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर दिया है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर भी क्राइसिस है, इस वक्त कोरिया में भी क्राइसिस है, इस वक्त इंडोनेशिया मलेशिया में भी क्राइसिस है, इस वक्त जर्मनी जापान बरतानिया फ्रांस हर जगह जो है मुख्तलिफ किस्म का क्राइसिस है। हर मुल्क की अपनी एक वीकनेस है एनर्जी की सप्लाई के अंदर, और वहाँ पर वो एनर्जी की सप्लाई की वीकनेस जो है इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रही है। अब वापस आ जाते हैं हम अपनी कहानी के हीरो और विलन की तरफ, जिसका नाम है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। और वो पूरी दुनिया को इस वक्त अपना जो रियलिटी शो है ना, एक जो सेंसेशनल उनका शो था इंटर्न, उसकी तरह हैंडल कर रहे हैं। जिस तरह से इंटर्न में कहते थे यू फायर्ड, तो वो वाली सूरत हाल उन्होंने पूरी दुनिया की कायम की हुई है। और गुज़श्ता 24 घंटों में एक बार फिर उनकी स्टेटमेंट्स जो मुख्तलिफ किस्म के, जब डोनाल्ड ट्रंप का अनलाइक जो दूसरा शहंशाह है शी जिनपिंग, उसके वो तो पता नहीं कितने दिनों के बाद एक दफ़ा मुंह खोलता है, लेकिन हमारा जो बादशाह है और हमारा जो हीरो और विलन है वो हर कुछ कुछ घंटे के बाद एक सोशल मीडिया ट्वीट भी करता है। बहुत से कभी वो रेडियो स्टेशन से बात कर रहे होते हैं, कभी टेलीविजन स्टेशन से बात कर रहे होते हैं, कभी अखबारी रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, कभी उनका पोप के साथ झगड़ा चल रहा होता है, कभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर की वो क्लास ले रहे होते हैं, कभी अंग्रेज़ों को सुना रहे होते हैं, कभी जर्मन्स को सुना रहे होते हैं। तो उनकी पिछले 24 घंटे में भी इस ईरान के हवाले से खासी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर दी हैं। बाज़ जगहों पे उन्होंने कहा है कि प्रोग्रेस हो रही है बहुत ज़्यादा, अगले चंद दिनों के अंदर ये सारे मामला जो है तय पा जाएंगे, सब कुछ सूरत हाल जो है वो ठीक हो जाएगी। और जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही थी तो ये कह के कि ईरान के साथ हमारे मामला बड़े आगे बढ़ गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त, दे आर डीपली इन टच विद मी, और मेरी उनके साथ बातचीत हो रही है, उन्होंने ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक और जगह पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि इन एनी केस मामला ठीक हो जाएगा, या इधर होगा या उधर होगा, या आर होगा या पार होगा, या तख्त है या तख्ता होगा, यानी या तो हमारी अमन हो जाएगा या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है उससे लोगों को फिर टेंशन भी होती। सीज़ फायर के बारे में जब उनसे पूछा गया कि इसमें क्या आप एक्सटेंशन करेंगे, थोड़ा सा हालात ठीक हो गए, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ब्लॉकहेड के नतीजे में ईरानी जो हैं वो बिल्कुल बहुत जल्दी मेरी तमाम चीज़ें जो हैं वो मान जाएंगे, हमें सीज़ फायर को एक्सटेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिसकी कि डेडलाइन 21 अप्रैल को ख़त्म हो जाती है। अलबत्ता उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, वो खासी मुनासिब लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत मयर्ड है। वो जॉर्जिया में थे, अमेरिकन स्टेट में, यूरोप वाले जॉर्जिया में नहीं थे, मेरा ख्याल अमेरिकन स्टेट में थे, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि वो एक सेमिनार में थे, एक जगह पे, वहाँ पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है आप सबको कि 1979 के बाद ये पहली दफ़ा है कि इस लेवल के ऊपर हमने ईरान को एंगेज किया है, और हमारे और ईरान के दरमियान में बहुत बदगुमानी है, बहुत मिसट्रस्ट है, बदएतमादी है, और ये प्रोसेस हमने शुरू कर लिया और इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव निकलेगा, और हमने बहुत सी प्रोग्रेस की है, हम एक दूसरे को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। और फोकस दोनों का, अच्छा मुझे ये, जब मैं डोनाल्ड ट्रंप की बातें भी सुनता हूँ, जेडी वैंस की भी बातें सुनता हूँ, तो मुझे एक, मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि जो कुछ एक विजिबल डायलॉग है इन दोनों साइड्स के दरमियान, ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसके अलावा इनके दरमियान हो सकता है कुछ और भी कम्युनिकेशन हो रही हो बिहाइंड द सीन्स। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए, जिसका जिक्र मैं फिर दोबारा भी शायद करूं, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दोबारा, बिल्कुल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ही होंगे, अगला सेकंड राउंड भी पाकिस्तान में होगा। कुछ अखबारी रिपोर्टर्स को उन्होंने कहा कि आप अगर, अमरीकी रिपोर्टर्स को, कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो वहीं बैठे रहें, वहीं दोबारा भी एक सेकंड राउंड जो है वो होने वाला है। और उसमें उन्होंने एक पख ऐड की, उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल हैज़ डन एन एक्सीलेंट जॉब, इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। इससे मुझे शक होता है कि शायद फील्ड मार्शल का एक रोल ये भी है, आसिम मुनीर साहब का, कि आसिम मुनीर हो सकता है किसी और लेवल पर भी ईरानियंस के साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान कम्युनिकेशन कर रहे हों, अमेरिका के बिहाफ पे और डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पे। क्योंकि ये जो सारी बातें हैं जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप की, इससे मुझे ये गुमान गुजरता है, शक गुजरता है कि ये सारी की सारी कम्युनिकेशन वो नहीं है जो सरीना होटल की 14-15 घंटे की, वहाँ भी हमें नहीं पता चल ठीक तरह से पता कि अंदर क्या बातें हुई हैं। ज़ाहिर है हमारे पास कोई इतना बड़ा ट्रांसक्रिप्ट तो उसका नहीं आया कि 15 घंटों में क्या बातचीत होती रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस सारी बातचीत के अलावा भी कोई बातचीत हो ज़रूर रही है। नेट रिजल्ट इसका ये है कि दोनों का फोकस, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हमें अफर्म करे, गारंटीज दे कि ना तो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, ना उसका माल मवाद इकट्ठा करेगा, ना उसके प्रोसेस को इकट्ठा करेगा। और मैं तो कम अज़ कम इसके हवाले से बड़ा पुरुमीद हूँ कि इसका रिजल्ट निकल सकता है। जैसे डेविड सैंगर ने भी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के मेन लीड यानी एक्सपर्ट हैं इस पूरे इशू के ऊपर, उन्होंने किताबें लिखी हैं ईरान और अमेरिका की तमाम नेगोशिएशन के ऊपर, पूरा जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। उससे पहले जब ईरान, अमेरिका और इसराइल ने मुख्तलिफ वायरसेस, स्टक्सनेट वायरस को इस्तेमाल करके ईरान के सेंट्रीफ्यूगल
जो सेंट्रीफ्यूग्स थे उनको तबाह कर दिया था। बड़ी इंटरेस्टिंग उस पर उन्होंने किताब लिखी थी। तो उसके एक्सपर्ट हैं और वो कहते हैं कि ये जिस किस्म की नेगोशिएशन हो रही है ये किसी न किसी डायरेक्शन में जा सकती है। ताहम एक अमेरिकन सोशल मीडिया साइट है, एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, ब्रेकिंग पॉइंट, उस पर डॉक्टर ट्रीटा पारसी की मैंने डिस्कशन देखी, जो ये कहते थे कि जो अमेरिका की डिमांड नई अब डोनाल्ड ट्रंप की है कि 0% न्यूक्लियर इन्रिचमेंट ये करें हमेशा के लिए, और यानी वो 20 साल की बात भी नहीं मान रहे। ये बात इस लिहाज से ख़तरनाक है कि ईरान के अंदर पोलिटिकली तौर पे ये कहना कि ईरान को हमेशा के लिए कह दिया जाए कि आप न्यूक्लियर इन्रिचमेंट पीसफुल पर्पसेस के लिए, जबकि उन्होंने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर रखी है, आईएईए की किसी भी चीज़ की उन्होंने खिलाफवर्जी नहीं की है, उन्होंने वो ट्रस्ट गेन किया है, तो ईरान के अंदर इसको पॉलिटिकली सेल करना किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है और ये एक तरह से नॉन स्टार्टर है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़ाहिर है वो नहीं हो सकती जो डॉक्टर ट्रीटा पारसी की है। इनफैक्ट पिछले 40-50 दिनों से सबको सुनने के बाद मेरा ख्याल ये है कि सबसे बेहतर इन मामलात की अंडरस्टैंडिंग इवन प्रोफेसर वली नसर से बेहतर अगर किसी की फाइन ट्यून्ड अंडरस्टैंडिंग है, मैयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, तो वो डॉक्टर ट्रीटा पारसी की है। और हो सकता है मैं उनके साथ बात भी करूं। तो डॉक्टर ट्रीटा पारसी ये कहते हैं कि इसमें उनको एक ख़तरा जो है वो नज़र आता है। अब इस सारी चीज़ों का बहरहाल नतीजा ये निकला कि इस वक्त हमें कोई एक्टिव किस्म की जंग का ख़तरा कम अज़ कम फौरी तौर पे हमें महसूस नहीं हो रहा। लेकिन वंस अगेन मैंने कहा कि हमारी कहानी का हीरो विलन जो है वो बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। और मैं डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी के हवाले से ये किताब पढ़ रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, जो एक्सियोस के जो लीड कॉरस्पॉन्डेंट हैं बराक रावित, जिनका कई दफ़ा मैंने इस वीलॉग में जिक्र किया पॉडकास्ट में, जिनकी किताब का नाम है ट्रम्प्स पीस। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने अभी, वैसे ये 600 सफ़ों से ज़्यादा की किताब है, मैंने भी सिर्फ 100 के करीब इसके सफ़े देखे। लेकिन उससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अच्छा हाँ, मैं ये थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये किताब, क्योंकि अब बाराक रावित का मैंने ही बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, और उसके बाद जैसे ही मैं ट्वीट करता हूँ बाराक रावित का नाम लिखता हूँ तो नीचे 10 लोग आ जाते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, जो कहते हैं कि बाराक रावित जो है ये मोसाद का एजेंट है, क्योंकि ये यूनिट 82 में काम करता था, 8200 में काम करता था, ये एजेंट है, इसको जो भी खबरें देती है ये मोसाद देती है, CIA देती है। अब ये लोगों के जहन में बहुत सी इस किस्म की चीज़ें हैं। ये किताब, और ये सही नहीं है, ये किताब ओरिजिनली हिब्रियो में, अब्रानी में लिखी गई है। यानी इसका मतलब यह है कि ये इसराइल की लोकल पॉपुलेशन के लिए किताब लिखी गई है, लोकल कंजम्पशन की किताब है, जो सब्सिक्वेंटली इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हुई है। 2021 की किताब है ट्रम्प्स पीस। इसका इसकी मेन ऑडियंस जो है वो इसराइल की पब्लिक है। लेकिन ये किताब नेतान्याहू को की तमाम दोगलापन, डबल गेम्स, ट्रिपल गेम्स को एक्सपोज करती। ये किताब हमें ये बताती है, बावजूद इसके कि बराक रावित को अभी भी डोनाल्ड ट्रंप तक एक्सेस है, वो उनसे टेक्स्ट मैसेजेस पे, उनसे फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं, उनसे खबर भी ले लेते हैं। लेकिन ये किताब डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत क्रिटिकल है। और इस किताब के पहले 100 सफ़ात के अंदर से 12 मुझे ये पता चलता है कि कैसे नेतान्याहू ने साजिश करके जो पैलेस्टीनियंस के साथ इज़राइल पैलेस्टीनियन पीस प्रोसेस था उसको फेल किया, साजिश की, ट्रंप को शीशे में उतारा, पैलेस्टीनियंस को डॉज किया, झूठ बोला, मकर किया, फरेब किया, बार बार हर एग्रीमेंट को तोड़ा। और इस किताब के पहले 100 से ही मुझे ये पता चलता है कि बराक रबीत हमें ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उससे पहले अमेरिका के हर प्रेसिडेंट की एक मैयर्ड पॉलिसी थी इसराइल और पैलेस्टीनियंस के दरमियान में। हर प्रेसिडेंट अपने लिए कोशिश करता रहा कि ये जो पीस प्रोसेस है ये किसी पासे बैठे, और वो सेटलमेंट्स के खिलाफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पोजीशन लेते रहे और इसराइली उनको पुश करते रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से, अकॉर्डिंग टू बराक रबीत, इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसराइल और पैलेस्टीनियंस को डील किया कि पैलेस्टीनियंस का जो 2 स्टेट सोल्यूशन था या वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट थी, उसको 2017 के बाद उसको उन्होंने उसका उसका ख्वाब भी उन्होंने जो है वो चकनाचूर जो है उन्होंने कर दिया। पता नहीं मेरा तलफ़्फ़ुज़ ठीक हुआ है इस अल्फाज का कि नहीं। तो इस लिहाज से आप में से अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई कोई किताब हमें बताएं। ये बड़ी फ्रीली अवेलेबल किताब है, अगर आपके पास किंडल अनलिमिटेड है तो आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है $10 में आप इसको ख़रीद सकते हैं। एंड दिस इज़ रियली वर्थ रीडिंग। अगर आप इस पूरे गुज़िश्ता 15-20 वर्ष की जो इसराइल GCC की पॉलिटिक्स थी, विच लेड टू अब्राहमिक अकॉर्ड, उसको अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए बहुत ही मौजू, बड़ी मुनासिब किस्म की ये किताब है। अब हम थोड़ा सा जिक्र कर लें अपने प्यारे पाकिस्तान का, कि प्यारे पाकिस्तान के प्यारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब, सॉरी गलत कह दिया मैंने, पाकिस्तान के प्यारे प्यारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब, जिनको बैंकिंग सर्कल्स, हबीब बैंक के चूँकि CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल बैंकर हैं, और इनको प्यार से अफेक्शनेटली इनको औरी कहा जाता था बैंकिंग सर्कल में। तो औरी जो हैं वो वाशिंगटन में मौजूद हैं, शायद अभी भी वाशिंगटन में मौजूद हैं।
जहां वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो स्प्रिंग मीटिंग्स है वो अटेंड कर रहे थे। वहां उन्होंने मीडिया से, प्रेस से बात करते हुए बहुत ही फख्र से, बहुत प्राउडली मोहम्मद औरंगजेब जो हैं, उन्होंने मीडिया को ये बताया कि कैसे सऊदी अरब से उन्होंने मजीद $3 बिलियन का उन्होंने कर्जा ले लिया है, जो रिप्लेस कर देगा, उस कमी को पूरा कर देगा, गैप को भरेगा। जो मुत्तहदा अरब अमारात ने $3.5 बिलियन पाकिस्तान से अपने वापस विड्रॉ किए हैं, जो 30 अप्रैल तक पाकिस्तान ने देने हैं, जिसके बारे में इसाक डार साहब ने गालबन एक मीटिंग में कहा था कि मैंने आसिम मुनीर साहब को कहा कि इनके मुंह के ऊपर मारे। वो भी थोड़ा जिक्र करते हैं कि क्यों कहा था। और सऊदी अरब ने जो $5 बिलियन पाकिस्तान के बैंक में, स्टेट बैंक में जो रिजर्व्स के तौर पर रखे हैं, उनको सऊदी अरब ने 2028 तक के लिए, मजीद 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और बहुत ही फख्र से, प्राउडली, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो दुनिया के एक बड़े कैपेबल बैंकर रहे हैं, अब इंटरनेशनल बैंक्स पे भी उन्होंने इससे पहले काम किया है, उन्होंने कहा कि अब हमें एनुअल इसमें एक्सटेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, जो हमें हर साल रिन्यूअल लेना पड़ता था एक पूरे प्रोसेस का। सऊदीज़ ने बड़ी हमारे पे मेहरबानी की है कि वो एनुअल प्रोसेस भी जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। और अच्छा, ये आप ज़रा गौर करें कि ये इतना एक कैपेबल कॉम्पिटेंट बैंकर जो है, उसके पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद ये हालात हो गए हैं कि मेरे नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और फाइनेंस मिनिस्टर ने सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो कर्जे लेती है कोई मुल्क, कौम, उसको इतने फखर फखर से उन्होंने पेश किया हो रिपोर्टर्स के सामने, और उसको इतनी बड़ी अचीवमेंट के तौर पर प्रेजेंट किया हो कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमें सऊदी अरब ने $3 बिलियन दे दिए हैं। हमें अब जो है मजीद $5 बिलियन जो है हमारे रोटेशन पे नहीं होंगे, वो हमें 3 साल तक के लिए हमें मिल गए। तो इसको उन्होंने बहुत बड़ी अपनी अचीवमेंट्स के तौर पर बताया, जैसे कि को फाइनेंस मिनिस्टर ये बताया कि हमारी ग्रोथ कितनी हो गई है, बजाय 3% के इस साल हम 7% से ग्रो करेंगे, हमारी इन्फ्लेशन कम हो गई है, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, हमने इंपोर्ट्स को कम कर लिया है, हमारी एक्सपोर्ट्स में बहुत इजाफा मजीद हो जाएगा। तो इस तरह की बात उन्होंने लिखी, उन्होंने बताया कि हमने कर्जे हासिल कर लिए हैं। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा शुक्रिया क्या एक पूरा बताया कि किस किस के वो शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं, वो सऊदी अरब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके शुक्रगुजार हैं, गलबन उनके डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने सऊदी अरब के बैंक, जो स्टेट बैंक हैं, उनके गवर्नर का भी शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने कहा कि शुक्रियों में कहीं कोई रह ना जाए, तो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने कहा कोई रह ही ना जाए, तो उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया। तो कहने की बात है कि ये जो सारी अचीवमेंट उन्होंने की है कर्जे लेने की, और जो उन्होंने अपनी इकॉनमी मैनेज कर ली है सऊदी अरब के कर्ज़ों की मदद से, इसके लिए उन्होंने इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा किया कि ये सब लोग अगर इतनी एफर्ट ना करते और इतनी मेहरबानी ना करते पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, तो पता नहीं फिर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या होता। वो कॉम्पिटेंट बैंकर, जो एक प्राउड बैंकर था, जिसने कभी किसी को मुड़ के नहीं देखा था, जो कहते हैं ना कि अपनी पता नहीं क्या, मुझे कोई अल्फाज समझ नहीं आ रहे, मतलब एक वेरी हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग जो बैंकर था, ये सीईओ था एक बहुत बड़े बैंक का, उसके फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद ये हालात हो गए। अब दूसरी तरफ से क्या हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 15 तारीख को निकल गए हैं पाकिस्तान से, सऊदी अरब जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, तुर्किया जा रहे हैं। वहाँ जाके पता नहीं क्या मांगेंगे। मैंने गूगल एआई पे एक क्विक रिसर्च की ये समझने के लिए कि शहबाज शरीफ साहब ने कितने फॉरेन ट्रिप्स किए हैं। तो जो सेकंड उनकी टर्म है, जो गालबन मार्च 2024 में शुरू हुई है, 8 फरवरी के बदनसीब इलेक्शन के बाद, अकॉर्डिंग टू गूगल एआई सीखने से पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने इतने ज़्यादा ट्रिप किए हैं, लेकिन मिनिमम 34 और मैक्सिमम मार्च 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक वो कम से कम 34 और ज़्यादा से ज़्यादा 57 इंटरनेशनल ट्रिप्स कर चुके थे, जिसमें से 10 या 12 उनके सऊदी अरब के थे। उसके बाद से 3 या 4 वो और ट्रिप कर चुके हैं सऊदी अरब के। ये उनका मेरा ख्याल तीसरा या चौथा ट्रिप है आफ्टर अक्टूबर 2025। ये हो सकता है इससे ज़्यादा हो, गूगल यही को भी शायद ना मिल रहा हो। और अब ये वो सूरत हाल है जिसके बारे में, और जो रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है इन दी इस्लामाबाद टॉक्स, इसके हवाले से अल जजीरा के जो चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पाकिस्तान के, आबिद हुसैन साहब, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरी और एनालिसिस लिखा है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान का जो रोल है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, सऊदी अरब, ये इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। वो कहते हैं कि सरीना होटल में जब पाकिस्तान बहुत प्राउडली दुनिया के सामने ये बता रहा था कि वो ईरान की, अमेरिका की मुज़ाकरात और बातचीत करवा रहे हैं, उनकी सुलह करवा रहे हैं, एन उस वक़्त सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह ऐलान किया, दुनिया को बताया कि कैसे पाकिस्तान के एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स जो हैं वो किंग अब्दुल अजीज़ बेस पे पहुंच गए हैं, और कैसा पाकिस्तान की 13,000 जो सोल्जर्स सिपाही हैं वो भी सऊदी अरब के अंदर पहुंच चुके हैं।
आबिद हुसैन हमें इस आर्टिकल में अल जजीरा के ये बताते हैं कि ये कैसी चीज़ है जिसके ऊपर ना तो आईएसपीआर ने कोई अपना ट्वीट किया है या प्रेस रिलीज इशू की है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कुछ बताया है, ना ही फॉरेन ऑफिस ने कुछ बताया है। और अपेरेंटली अल जजीरा ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, फॉरेन ऑफिस, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से और आईएसपीआर सबसे रब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर कोई कमेंट किसी ने पाकिस्तान से नहीं किया। पाकिस्तान के 13,000 ट्रूप्स जो हैं एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान पीस मेडिएशन करवा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान में, और सऊदी अरब इसका एक कॉम्बैटेंट कंट्री है जिसकी कि ईरान के साथ जंग हो रही है मुसलसल, एक वॉर लाइक सिचुएशन है। पाकिस्तान की फाइटिंग कॉम्बैट ट्रुप सऊदी अरब पहुंचे, पाकिस्तान का स्क्वाड्रन सऊदी अरब पहुंचे, त्यारे 18 वहां पहुंच गए, उस बेस में पहुंच गए हैं किंग अब्दुल अजीज़ बेस में, जो कि जिस पे बराह रास्त ईरानी मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ने इस सूरत हाल के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। वैसे एक दफ़ा एक हेडलाइन छोटी सी खबर आ गई थी, अगर आप मसलसल जो सारा प्रोसेस चल रहा है इसकी खबरें देखेंगे डॉन के अंदर, तो आपको इसका कोई खुदा न खास्ता जिक्र जो है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आबिद ये सवाल उठा रहे हैं कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल है। ये देखें कि गुज़श्ता 24 घंटों में जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल बहुत ही एक्सेलेंट किस्म की जॉब कर रहे हैं, और जो कुछ मैंने भी आपके सामने आबिद की स्टोरी के हवाले से बताया, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जो पाकिस्तानियों को समहाउ तक क्लियर नहीं हो रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी को भी कॉमन सेंस अप्लाई करें तो क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान का इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर एक कमीशन एजेंट का रोल है। कुछ और बुरा नाम हम नहीं इस्तेमाल करते। जिस तरह से एक कमीशन एजेंट, अगर आपने कार खरीदनी है, एक घर खरीदना है, तो आपको एक कमीशन एजेंट होता है जिसको आपने कमीशन फ़ी देनी होती है, तो वो आपके घर की नेगोशिएशन करता है। तो पाकिस्तान का सारा रोल जो है वो अमेरिका और सऊदी अरब के बिहाफ में एक कमीशन एजेंट का रोल है। ईरान का कमीशन एजेंट यहाँ पे कोई नहीं है, उनके पास बेचारों की कोई और गुजारा भी नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान के ऊपर ही गुजारा कर रहे हैं। अब ये जो हमारी फ़ौज सऊदी अरब पहुंच गई, बाज़ लोगों का ये ख्याल है, उन्होंने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का MBZ का जो गुस्सा पाकिस्तान पर निकला है, जिसमें उन्होंने अपने $3.5 बिलियन वापस मांग लिए हैं 30 अप्रैल तक, इसकी वजह यह है कि वो भी चाहते थे कि उनको भी PAF के कोई कंटेंजेंट मिल जाए जिनको वो भी खड़ा कर दें किसी एयरपोर्ट में ईरान को डराने के लिए। लेकिन वो हमने बड़ा अच्छा काम किया कि हमने तो नहीं दिए, हमने चूंकि सिर्फ सऊदी अरब को दिए हैं, इसलिए उनको इसका बड़ा गुस्सा है। मुझे वैसे मुत्तहिदा अरब अमारात की मुनाफ़क़त के ऊपर बहुत हैरानगी हो रही है। वो भाई, आपको तो हिंदुस्तान से जाके मांगने थे, पाकिस्तान के साथ तो आपका कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं था, अगर वाकई ऐसा ही आप सोच रहे हैं। बिकॉज जब पाकिस्तान ने सितंबर 2025 में सऊदी अरब के साथ अपना डिफेंस एग्रीमेंट किया था, म्यूचुअल डिफेंस एक्ट जो एग्रीमेंट किया था, तो उसके कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने हिंदुस्तान में जाके उनके साथ एक मल्टी डिमेंशनल डिफेंस अरेंजमेंट किया था। अब ये अंडरस्टैंडेबल है कि मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में हिंदुस्तान की हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात को टका सा जवाब दे दिया है, और उन्होंने वैसे भी उनके साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट किया होगा वो उस तरह का ओपन एंडेड नहीं किया होगा जिस तरह के पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया है। अभी भी अमेरिकन एनालिस्ट सारे ये कहते हैं कि ये जो बेसिस हैं मशरक़ वस्ती में, अमेरिका इनको छोड़ेगा नहीं और अमेरिका इनको कंटेन करेगा। लेकिन अगर आप प्रोफेसर जॉन मरशाइमर की सीरीज ऑफ डिस्कशंस और इंटरव्यूज़ देखें, तो वो कहते हैं कि जो 13 अमेरिकन बेसिस हैं जिनसे अमेरिकन फोर्सेस को इस जंग में विड्रॉ करना पड़ा, जो बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो गए हैं, डिसफंक्शनल हो गए हैं, उनके रडार्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनके शेड डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ये चीज़ खुल के सामने आ गई है कि बेसिस जिस मकसद के लिए बनाए गए थे वो मकसद जो है वो फौत हो चुका है। और जब ये, जैसे मैं आपको शुरू में कहा ना कि अब चूंकि ये सीज़ फायर हुआ है, तो हमें नज़र आ रहा है कि ईरान एक एक नए ग्लोबल पावर सेंटर की हैसियत से, ईरान कह दिया मैंने, चीन इमर्ज कर रहा है। इसी तरह से जब ये सूरत हाल ठंडी होगी, उसके बाद इसके ऊपर ये GCC कंट्रीज रिफ्लेक्ट करेंगे, और गालिबन ये बेसिस या अक्सर बेसिस जो हैं, ये 13 के 13 जो बेसिस हैं आप देखेंगे ये 13 नहीं रहेंगे। अगर ये बेसिस रहे भी फॉर सिंबॉलिक पर्पसेस एंड प्रेस्टीज पर्पसेस, तो ये 13 नहीं होंगे, ये 13 से कम होके 6-7 रह जाएंगे, 4-5 रह जाएंगे अगले 1-2 साल के बाद। मेरी प्रोडिक्शन ये है कि 12 महीने के बाद या 18 महीने के बाद इसमें से शायद 4-5 ही बेसिस होंगे, ये 13 बेसिस जो हैं वो नहीं होंगे। अब देखें अगले 24 घंटे में क्या होता है, उसका एक एनालिसिस हम आपके सामने रखेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि मैं GVS के ऊपर, चूंकि मैंने जो वहाँ पे रखा था एक एक्सप्लेनर वीडियो इसराइल, ग्रेटर इसराइल के हवाले से, उस पर बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, बावजूद इसके कि मेरी उसमें बहुत गलतियाँ हैं, बहुत सी कोताहियाँ हैं, उसमें मिस्टेक्स हो गई होंगी, बहुत से गैप्स हैं, लेकिन उसका बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया है कि उन्होंने उसको यूज़फुल समझा है। मैं इस किस्म की एक्सप्लेनर वीडियोस की वहाँ पे रखने की हर 1-2 दिन के बाद कोशिश करता रहूँगा। फिर मैं वहाँ पे इंटरव्यूज़ भी शुरू करूँगा, मुख्तलिफ सिचुएशंस में उर्दू के भी और इंग्लिश के भी प्लेस करूँगा। हो सकता है कि मैंने कोई अच्छा इंग्लिश का इंटरव्यू किया तो उसको ज़्यादा एक्सेस एंड रीच देने के लिए उसको मैं इसी चैनल के ऊपर प्लेस कर दूँ, जिसमें मैंने कभी भी इंग्लिश का कोई कॉन्टेंट इससे पहले नहीं रखा है। तो आप उसको भी, JVS को भी चेक करते रहिए, उसको दिन में एक दफ़ा कोशिश करें कि आप उसको एक दफ़ा चेक कर लें कि उस पर कोई नया कॉन्टेंट तो नहीं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।